हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। दीज क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। और इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया ही यही है कि ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रिक्वेंटली ये पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने टोटल 20 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। एंड एज ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले आप ट्राई कीजिए, आप अपना स्कोर देखना कि आपने 20 में से आपके कितने करेक्ट हैं एंड देन टेल मी योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको स्कोर नहीं लिखना है कमेंट बॉक्स में, इट्स ऑलराइट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई मीन कोई क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इससे आप ज़्यादा कमेंट करते तो इंगेजमेंट बढ़ती है एंड वीडियो थोड़ा ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है और ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके और थोड़ा सा वीडियो को भी फायदा हो अगर उसको रीच मिले। ओके, इतना एफर्ट इसमें लगता है। राइट अ क्वेश्चन और समथिंग और गिव योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। पहला है अ चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। देखो, आप जानते हैं कि जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है एंड जब कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, और उसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है जो एक सर्कल का शेप बनता है। सर्कल इसलिए बनता है बिकॉज जो उसका वेलोसिटी है एंड फोर्स ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। एट एवरी पॉइंट दे आर परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ सो फोर्स इस तरफ है एंड वेलोसिटी इस तरफ है। इस वजह से एक सर्कुलर शेप ले लेता है। नाउ वर्क डन क्या होगा बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स, ये पूछा गया है। ठीक है, सो क्लियरली यू कैन सी दैट force is perpendicular to velocity here और you can see force is perpendicular to the displacement। दोनों में से कोई भी आप समझ सकते हैं। You know that जो वर्क डन होता है that is F dot D। F dot D का मतलब है F D cos theta and since theta is 90 डिग्री तो ये 0 हो जाएगा। cos 90 is 0 so ये 0 हो जाएगा। आप दूसरी तरह से ये भी देख सकते हैं कि जो पावर है, पावर इज F dot V एंड अगेन एफ और वी के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो ये भी 0 हो जाएगा। एंड सिंस पावर इज 0 तो वर्क डन भी 0 होगा। सो आप समझ रहे हैं, दोनों केसेस में वर्क डन आप कोई भी तरीका अप्लाई करें, कोई भी तरीका अपनाएं, वर्क डन 0 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वेक्टर फॉर्म है बायो-सैवर्ट लॉ की। ये बात तो मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्यों ये करेक्ट है तो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स डिस्कस। देखो, नॉर्मल बायो-सैवर्ट लॉ अगर हम देखें तो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें अगर हम आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें बिकॉज हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा आइडियल इंटू आर अपॉन आर क्यूब, ऑफकोर्स साइन थीटा। और अब ये बात आप यहाँ पे समझ रहे हैं, ये क्या बनेगा, ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और ये बन जाता है डी एल क्रॉस आर, यू नो क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन आर क्यूब। सो दैट्स वाई वी हैव दिस ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ्स। मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो एक सर्कल बनाता है। वो सर्कल ऐसे भी बन सकता है, वो सर्कल ऐसे बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस केस में पॉजिटिव है तो दोनों ही ऐसे बनेंगे, लेकिन कभी कभार सर्कल छोटा बन जाता है, कभी कभार ये बड़ा ऐसे बन जाता है। तो यही पूछा है कि जो सर्कल बनाएंगे उनके रेडियाई का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। तो ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू रूट 2m k अपॉन क्यू बी। अगर आपको नहीं पता है कि ये फॉर्मूला कैसे बना है तो थोड़ा सा आप ये समझ लो। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सर्कल बना रहा है और आपको पता है कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन होने के लिए एक सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है और इस सेंटीपिटल फोर्स कुछ ना कुछ फोर्स प्रोवाइड करता है और इस केस में ये जो सेंटीपिटल फोर्स है इट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये होता है मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी।
यहाँ V से V कटा। अब देखो यहाँ पे हम इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको लिख देते हैं रूट एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो है इसको कन्वर्ट कर देखो, तो ये एम वी स्क्वायर और इसको हाफ कर दो, क्योंकि मैं काइनेटिक एनर्जी की शेप लेके आना चाह रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने हाफ लगाया तो 2 लगाना पड़ेगा ताकि मेंटेन रहे, और m यहाँ पे m स्क्वायर था और यहाँ पे सिंगल m है तो एक m लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, समझ आ रहा है, अपॉन r इज इक्वल टू क्यू बी। एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये है 2m k अपॉन r इज इक्वल टू क्यू बी, और हमारे पास अब ये फॉर्मूला आ गया है। अब यहाँ पे जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि R क्या है। देखो R एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट एम के, क्योंकि K कांस्टेंट है वो कट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, ये कट जाएगा। सारी बात आएगी इन पे, एक रूट एम पे, एक एम पे और एक क्यू पे। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। तो आपको पता है प्रोटॉन, अगर हम मास की बात करें, जैसे ये प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, मास एंड चार्ज। मास की बात करें, प्रोटॉन का मास 1 होता है, अल्फा पार्टिकल का 4 होता है। चार्ज की बात करें, प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 होता है। बिकॉज अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, और हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इस वजह से मास तो 4 हो गया, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो 2 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट इसका चार्ज है। तो इसलिए मैंने प्रोटॉन का 1 और इसका 2 यूनिट चार्ज लिया है, वही हम यहाँ पे रखेंगे। तो मास 1/4, और चार्ज की बात करें तो चार्ज अल्फा है 2 और प्रोटॉन है 1। अब यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो बेसिकली ये कट जाएगा और ये 1/1 आएगा। तो आंसर इज 1:1। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, इसमें देखो आप ये सोच रहे हो कि इतना बड़ा कैसे है ये, तो इसमें जो इतना मैंने पोर्शन कराया है, ये तो तब है ना जब आपको ये डायरेक्ट, जब आपको ये चीज़ नहीं पता थी, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है, इस वजह से मुझे ये सब कराना पड़ा। अगर ये पता हो आपको फिर तो डायरेक्ट हो जाएगा। और मैं तो आपको समझा रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में करेंगे तो इसमें इतना समय नहीं लगेगा जितना मैंने लगाया है। ओके, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग। देखो गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। आपको पता है गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगता है। जब हम एमीटर का यूज़ करते हैं तो करंट नापने के लिए सीरीज में हम ऐसे लगाते हैं, बट अगर प्रॉपर करंट यहाँ से जा रही है तो ये डैमेज हो सकता है। आई मीन वेरी सेंसिटिव। तो पहली बात तो रीडिंग भी रीड नहीं करेगा ठीक से, और ये डैमेज हो सकता है। तो क्या करते हैं हम, कोशिश क्या करते हैं हम, ये करते ही हैं कि यहाँ से ज़्यादातर करंट यहाँ से बाहर चली जाए, और इसको हम कहते हैं शंटिंग। तो हम क्या करते हैं, बहुत लो रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये लो रेजिस्टेंस क्या करता है, देखो करंट का तो नेचर है ना लो रेजिस्टेंस की ओर जाए, तो लो रेजिस्टेंस की वजह से ज़्यादातर करंट यहाँ से निकल जाती है, और बहुत ही हल्का करंट हमें इस पर मिलता है। और बाकी इसके अंदर अपनी कैलकुलेशंस होती है जिससे करंट मेजर कर लेता है कि कितनी करंट है। तो ये तो बेसिकली लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जब हम अप्लाई करते हैं, अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन वायर्स कैरिंग करंट्स इन द सेम डायरेक्शन विल। देखो 2 वायर्स हैं, पैरेलल हैं, और इनमें सेम डायरेक्शन में दे आर कैरिंग करंट। तो क्या करेंगे, तो जब सेम डायरेक्शन में होता है दे अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है दे रिपेल ईच अदर, एंड सेम डायरेक्शन में दे अट्रैक्ट ईच अदर। Question number 6. Which of the following graphs correctly represents the variation of magnetic field B with the distance r from a long straight current carrying conductor? देखो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसके r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2πr। तो अगर मैं दोनों के बीच में जो वेरिएशन उसकी बात करूं तो ये होगा। और ये ग्राफ जब भी इस तरह से होता है हमारे पास रेसिप्रोकल, तो ग्राफ बनता कैसे है, इस तरह से बनता है। और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 7, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट आई। एक सर्कुलर कॉइल है और इसमें आई करंट है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। दूसरी सिचुएशन में जो कॉइल है सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने बताना है। पहले केस में सेंटर पे है, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको मैं B1 नाम दे देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज सिंपली म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बट जब केस इस तरह से होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक्सिस पे, ओके, एक्सिस पे, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2, तो खैर यही रहेगा, और यह आ जाता है आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, जब ये होता है x, और जब ये r होता है तो x की जगह पे हम r रख सकते हैं। इट विल बी 2r स्क्वायर, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2, ये है r स्क्वायर, नीचे 2r स्क्वायर है, तो यानी 2 की पावर, देखो 2 की पावर 3/2, 2√2 होता है, और r स्क्वायर की पावर 3/2 r³ होता है, तो ये हो जाएगा 1/2√2, और जो भी सारा बचा खुचा है वो B1 आ जाएगा, मतलब बाकी सब। तो बेसिकली अगर हम बात करें B1/B2 की, सो ये है 2√2/1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स in a moving coil galvanometer is doubled, how does this affect the voltage sensitivity? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट आंसर है कि इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर आप एक्सप्लेनेशन जानना चाह रहे हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/R, नंबर ऑफ टर्न्स एंड R। नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है, और इस प्रोसेस में R भी डबल हो जाता है, तो अगर हम डिवाइड करते तो ये रेशियो सेम रहता है, और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो अनचेंज्ड रहती है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में अपॉन अप्लाइड वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला है? दैट इज NBA अपॉन K इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल, ये टॉर्सनल कांस्टेंट है, और I करंट, एंड यू नो दैट करंट होता है V/R। तो ये बन जाएगा, V से V कट जाएगा, और सिंपली इट विल बी NBA अपॉन KR। इट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/R। अब दोनों ही डबल हो रहे हैं, तो देयरफॉर इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड है कि करंट सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ता होगा, तो करंट सेंसिटिविटी इज θ/I, और यहां से आप देख सकते हैं इट इज NBA/K, एंड क्लियरली करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, एंड हेंस इट डबल्स। तो अगर क्वेश्चन होता करंट सेंसिटिविटी का, ये डबल हो जाती इस क्वेश्चन में, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 30 डिग्रीज टू द फील्ड वेक्टर, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलरली एंटर करता है, तो ये यानी वो उसका जो मोशन है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है फील्ड के, तो एक सर्कल बनाता है, या तो ऐसे बनाएगा या ऐसे बनाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। लेकिन जब वो एक एंगल पे एंटर करेगा तो वो ऐसे बनाएगा। उसका रीज़न ये है कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा जो कि तीनों परपेंडिकुलर होगा, जो इसको सर्कल में मूव करेगा, और दूसरा ये पैरेलल, जो इसको दूर लेकर जाएगा। इस वजह से ये एक हेलिक्स टाइप का बनाएगा, और ये हेलिकल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग आइडियल सोलेनॉइड कैरिंग करंट I एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। सिंपल हमें फॉर्मूला ही इसका बताना है, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो,
किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक फील्ड बी है और कोई चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये बन जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब सिंस ये पैरेलल है, यानी वी और बी के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 0 होता है, तो इट इज 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला। तो कौन सा 1 टेस्ला होगा? देखो वेबर जो है, अगर मैं केवल इसकी बात करूं, ये है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला का यूनिट है। फ्लक्स होता है बी डॉट ए। तो अगर मैं केवल वैसे बात करूं, ये बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, और बी की अगर मैं बात करूं तो ये होगा फाई अपॉन ए कॉस थीटा। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा वेबर, और ये एरिया मीटर स्क्वायर, सो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज मैक्सिमम व्हेन। टॉर्क का फॉर्मूला है एन आई ए बी साइन थीटा। तो एरिया वेक्टर एंड बी मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। जब ये 90 डिग्री होगा तो ये टॉर्क मैक्सिमम होगा, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किस तरह से इसमें कहा जा रहा है। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और एरिया वेक्टर अगर मैं बात करूं, कोई लूप है करंट कैरिंग लूप, वो प्लेस्ड, तो किस तरह से प्लेस्ड है? देखो अगर वो प्लेस्ड होगा ऐसे, तो यहां पर जो एरिया वेक्टर है वो इस समय पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर ऐसे निकलता है परपेंडिकुलरली बाहर। जो एरिया, जो जैसे मेज है आपकी, टेबल है जैसे, अगर मैं आपकी टेबल की बात करूं कि उसको वो एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलरली बाहर निकलता है एरिया वेक्टर ऐसे। ये तो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, एकदम अंदर की तरफ भी हो सकता है, बट कुल मिला के परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो जैसे इस केस में परपेंडिकुलर है, तो अगर ये सिचुएशन होती इसमें टॉर्क 0 होता, बिकॉज इस केस में जो एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर हम लूप ऐसे रखें, तो अब आप नोटिस करेंगे कि एरिया वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इनके बीच में बिल्कुल 90 डिग्री एंगल है, यानी इस केस में मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, नहीं, ये तो ये वाला ऑप्शन था, इसमें तो 0 होगा। प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, यस, ये करेक्ट है बी, क्योंकि अगर आप देखें जो प्लेन ऑफ द कॉइल है ये फील्ड के एक्चुअल में पैरेलल है। अब बिकॉज प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल फील्ड के है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिकॉज एरिया वेक्टर कॉइल का जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच रूल हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड? वेल, इट्स सिंपल फ्लेमिंग्स इलेक्ट्रॉन रूल। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। तो देखो इसमें क्या नहीं है, करंट ऑफ द लूप है, इस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इस पे इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I? देखो जब हम पूरे सर्कल की बात करते हैं तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 I/2r। पर अगर ये सेमी सर्कल है तो सिंपल फॉर्मूला आप याद रखना कि जो किसी आर्क की वजह से, इवन आपके पास अगर जस्ट ये आर्क है, इसकी वजह से अगर पूछा हो तो हमने ये देखना है कि ये कितना हिस्सा है सर्कल का, बेसिकली θ/360 कर दो अगर हम डिग्री में बात कर रहे हैं, एंड देन इट इज μ0 I/2r। पहली बात तो ये है कि सेमी सर्कल है तो हाफ हो जाएगा सीधे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पहली बात तो ये है, ऑप्शन बी करेक्ट है, μ0 I/4r। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर सेमी सर्कल की जगह पे उन्होंने ये पूछा होता कि एक आर्क है एंड विच मेक्स
दिस मच एंगल विद दिस सेंटर 30 डिग्री एंगल या कुछ भी दे सकते थे, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, थीटा 30 रख के और फिर निकल जाएगा। हमारे पास इस क्वेश्चन में सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल जो है इट मेक्स कितना 180 डिग्री एंगल विद दिस सेंटर, तो यहां पर 180 अपॉन 360 आप करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एंड ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, a particle of mass m and charge q is accelerated through a potential difference v and enters a magnetic field b perpendicularly. Its radius of the path is proportional to, ये वही है जो मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, उसी की बातें हो रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, हमने पहले आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने मेंशन किया था, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो ये होता है 2m k इज इट्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। इफ़ यू नो दिस फार्मूला तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं और आप आंसर एक स्टेप में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय, जो उसमें पोटेंशियल एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है ना, देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड हो रहा है तो टोटल जो उसमें एनर्जी होगी दैट इज q टाइम्स v। तो यहाँ पे यही इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्यू वी अपॉन ये एज इट इज़ आ जाएगा, एंड क्लियरली आप देख सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट v, एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप शुरू में देख सकते हैं। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 18, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टॉरॉइड ऑफ रेडियस r एंड n टर्न्स कैरिंग करंट I इज। देखो टॉरॉइड की अगर हम बात करें तो इस तरह से ये होता है, ठीक है ना, ऐसे इसमें टर्न्स होते हैं। तो इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो फॉर्मूला तो जैसे सोलेनॉइड का होता है वही आता है, म्यू नॉट एन आई, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं तो लेंथ क्या लें हम, तो लेंथ लेते हैं इसका जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जो आता है 2πr, एंड वेल कौन सा है ये, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी उसमें आई होना चाहिए और ए होना चाहिए, ये तो उसमें है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में एन आई होता है ना फॉर्मूला, और इसका यूनिट ये है। इन अ वेलोसिटी सेलेक्टर द चार्ज्ड पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड थ्रू क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। देखो अनडेविएटेड होता है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है दोनों इक्वल होते हैं, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है Q इंटू ई, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है Q V B, इस वजह से V आ जाता है E अपॉन B, एंड ऑप्शन B इज करेक्ट हियर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोज़ अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।